हेलो फ्रेंड्स, ओवेरियन मास के सर्जरी को हम कैसे प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ओवरी का सिस्ट और ओवरी के मास में क्या डिफरेंस है। ओवरी का सिस्ट इन सिंप्लीफाइड टर्म्स एक पानी या फ्लूइड से भरा हुआ गुब्बारा है जो ओवरी में पैदा होता है। ये सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इन कंपैरिजन ओवरी का मास मतलब ओवरी का गठान, जहाँ पे मेजर कंपोनेंट जो है सॉलिड है सेल के मल्टीप्लिकेशन के वजह से। कंपेयर टू ओवेरियन सिस्ट, ओवरी के मास में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से ओवेरियन मास के लिए हम सर्जिकल इंटरवेंशन कंसिडर करते हैं। बट जब हम सर्जिकल इंटरवेंशन कंसिडर कर रहे हैं तो कई सारे चीज़ों के बारे में ध्यान रखना और प्रिपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट इवैल्यूएशन। कई बार ये ओवरी का गठान है या ये ओवरी का मास है, ये हमें सोनोग्राफी पे पता चलता है और ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है। सिर्फ इतने प्रिपरेशन के साथ हम ओवरियन मास के सर्जरी में नहीं जा सकते। सिंपल से रीज़न ये है कि हो सकता है ये कैंसरस हो और हो सकता है कि ये फैला हो। इसीलिए अल्ट्रासाउंड के ऊपर निर्भर करके सर्जरी प्लानिंग करना उचित नहीं रहेगा। बट फिर भी आज के टाइम पे भी मैं कई बार देखता हूँ कि सिर्फ सोनोग्राफी के फाइंडिंग्स के ऊपर निर्भर होकर सर्जरी कैरी आउट किया जाता है। ये बिल्कुल सेफ ऑप्शंस नहीं है। जब हम ओवरी के मास का सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा हमें सीटी स्कैन इस्तेमाल करना चाहिए छाती को और पेट को इमेज करने के लिए, और थोड़े सिलेक्टेड पेशेंट्स में हम एमआरआई भी इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली जो ओवेरियन मास है उसको कैरेक्टराइज करने के लिए। जाहिर सी बात है ये कि इसके साथ ही साथ CEA, CA-125 और बाकी ट्यूमर मार्कर्स और जो रूटीन ब्लड वर्क है हमें वो करना पड़ता है। अगर पेशेंट यंग है, प्री मेनोपॉजल है, तो जर्म सेल ट्यूमर के मार्कर्स AFP, LDH और बीटा HCG भी हमें करना पड़ता है। तो हम क्या क्या कर रहे हैं? हम पहले ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, कि हम ऐसे सोच के नहीं जा रहे कि सिर्फ ओवरी का गठान है और बाद में पता चला कि सब जगह फैला हुआ कैंसर है। हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए एडिक्वेट इमेजिंग कर रहे हैं। आज के ज़माने में CT स्कैन के साथ कई बार हम PET CT भी कर सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम ट्यूमर मार्कर्स इवेलुएट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ये क्या हो सकता है। अगर AFP, LDH या बीटा HCG बढ़ा है तो इसका ये इंडिकेशन है कि जर्म सेल ट्यूमर है। इन कंपैरिजन अगर यंगर एज ग्रुप में अगर CEA बढ़ा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो ओवरी में गठान है ये कई दूसरे GI डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन से इधर तक फैला है, ये ओवरी का प्राइमरी ट्यूमर नहीं है। तो ये अंदाज़ा मिलता है। तो इससे क्या होगा, हम एडिशनल जो स्टेप्स है जैसे कि कोलोनोस्कोपी या अपर जी एंडोस्कोपी ये जो करना है हम वो कर सकते हैं। तो ये हमें आइडिया मिलता है और रूटीन इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि पेशेंट या सर्जरी के लिए कितना फिट है। सो बाय द टाइम हम ओवेरियन मास का सर्जरी के लिए हम जा रहे हैं, हमें ये आइडिया है कि सिर्फ ओवरी तक सीमित है या उसके बाहर है और ये प्राइमरी है या कहीं दूसरी जगह से फैली, ये सब हमें आइडिया रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आता है डिटेल में काउंसलिंग करना, क्योंकि कई बार पेशेंट या फैमिली को इम्प्रेशन रहता है कि सिर्फ ओवरी का गठान का सर्जरी है। बट फाइंडिंग्स और हमारी इवैल्यूएशन में हो सकता है कि हमें मिला है कि यार ये कहीं बड़ा प्रॉब्लम है और इसके लिए कई बड़ा सर्जरी लग सकता है। तो काउंसलिंग करके ट्रीटिंग टीम और फैमिली को एक ही लेवल पे या एक ही पेज पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे आना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि जो ओवरी का मास है ये बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। तो बिनाइन में तो सिर्फ वो गठान निकाल दिया ओवरी के साथ, ये शायद कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। इन कंपैरिजन अगर समझ लीजिए ये कैंसरस निकला, ठीक है, कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जर्म सेल ट्यूमर
हो सकता है कि बॉर्डर लाइन हो सकता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर हो। तो ये अलग अलग प्रकार के कैंसर के हिसाब से हमें अलग अलग एक्सटेंट के सर्जरीज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये सिनेरियो पेशेंट के साथ या फैमिली के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जहाँ पे पेशेंट यंग है, कॉलेज गोइंग है या अभी तक स्कूल में है, ओवरी का गठान मिला है। तो फ्यूचर में फर्टिलिटी का क्या, ओवरी के फंक्शन का क्या, जब फैमिली शुरू करना है उसका क्या, ये सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना होगा। सपोज़ सेम सिनेरियो, मैरिड फीमेल है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है या एक बच्चा है और एक और बच्चा चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, ये सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना रहता है। तो इस पे भी निर्भर करता है कि सिर्फ एक ही ओवरी में गठान है या दोनों ओवरी में गठान है, बाकी बीमारी कितना फैला है, ये सब चीज़ों को हमें कंसिडर करके डिस्कस करना रहता है कि फर्टिलिटी का क्या है, हार्मोनल फंक्शन जो ओवरी का वो बचा सकते हैं क्या नहीं बचा सकते हैं। अगर ये हम बचा नहीं सकते हैं तो ऑप्शंस क्या है, जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, मतलब IVF का ऑप्शन, सरोगेसी का ऑप्शन, उसके बाद जो नॉर्मल लुकिंग एग है उसमें से हम एग निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं क्या, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हमें डिस्कस करने होते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है कि ये इतना प्रॉब्लम है, पॉसिबल ये टाइप का प्रॉब्लम है और ये इतना टाइप का सर्जरी, इतना एक्सटेंट का सर्जरी लग सकता है, बट ड्यूरिंग द सर्जरी ये सारे प्लान चेंज भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को पेशेंट के साथ डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है और उनको एक नॉलेज देना ताकि ये एक एजुकेटेड डिसीजन ले सके। देन कम्स डिस्कसिंग और डिसाइडिंग कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना है या ओपन सर्जरी करना है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब हमें पता है कि प्रॉब्लम सिर्फ ओवरी तक ही सीमित है तो हम लैप्रोस्कोपी से भी ये सर्जरी कैरी आउट कर सकते हैं। इवन फॉर जर्म सेल ट्यूमर्स एंड सिलेक्टेड बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स एंड सिलेक्टेड अर्ली स्टेज एपिथेलियल कैंसर्स में भी हम लैप्रोस्कोपी से ही कंप्लीट सर्जरी भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे पेशेंट सिलेक्शन ज़रूरी है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ रहना ज़रूरी है और उतना इक्विपमेंट और इंफ्रा और फैसिलिटी रहना भी ज़रूरी है, बट ये कंसिडरेशन हमें सर्जरिकल प्लानिंग के दौरान करना ही पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है यूजिंग फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन दोस्तों एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम तुरंत गठान को निकाल के भेज रहे हैं और पैथोलॉजिस्ट ड्यूरिंग द सर्जरी इटसेल्फ 10-15 मिनट के अंतराल पे हमें ये बता रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है ओवरी में। पैथोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि क्या ये कैंसरस गठान है या नॉन कैंसरस गठान है, और ये अगर कैंसरस है तो क्या ये जर्म सेल है, क्या ये बॉर्डर लाइन है, क्या ये एपिथेलियल है। तो क्या है, इससे हमें ड्यूरिंग द सर्जरी ही पता चलता है कि किस प्रकार का प्रॉब्लम से हम डील कर रहे हैं और इसके हिसाब से कितना सर्जरी एडिशनल हमें करना है ताकि हम एक ऑन्कोलॉजिकली सेफ प्रोसीजर कर सकें। जैसे मैंने बताया, अगर बिनाइन ट्यूमर है तो बात ख़त्म हो जाती है, अगर मैलिग्नेंट आता है तो अगर फ्रोजन सेक्शन में बता रहे हैं कि जर्म सेल ट्यूमर है तो अपोजिट ओवरी और बच्चादानी बचाना बहुत ही रियलिस्टिकली पॉसिबल होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। इससे क्या है, यंग पेशेंट्स में फर्टिलिटी बच जाएगा, हार्मोनल फंक्शन बच जाएगा, फैमिली कंप्लीट करने का ऑप्शन उसके पास रहेगा। ठीक सिलेक्टेड बॉर्डरलाइन पेशेंट्स में भी ये हम कर सकते हैं। अगर लेकिन फ्रोजन सेक्शन में नहीं एग्रेसिव एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर आया है तो हमें कंप्लीट सर्जरी करना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ज़रूरी बन जाता है। ऑपोजिट ओवरी भी निकालना पड़ेगा, बच्चादानी निकालना पड़ेगा, ओमेंटम निकालना पड़ेगा, पेरिटोनियल सैम्पलिंग करना पड़ेगा। सो ये सारे डिसीजन फ्रोजन सेक्शन के मदद से हम आसानी से ले सकते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि फ्रोजन सेक्शन 100% एक्यूरेट नहीं रहता है। तो कई बार हमें फाइनल रिपोर्ट में हमें ये दिखता है कि फ्रोजन सेक्शन में और फाइनल रिपोर्ट में थोड़ा डिफरेंस है, बट ये हमें मान के चलना होता है कि ये 100% एक्यूरेट हमेशा नहीं रह सकता है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि जैसे हमको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, इसके हिसाब से कई बार हमें एडिशनल सर्जिकल स्टेप्स लग सकते हैं। लैप्रोस्कोपी से ओपन कन्वर्ट करना पड़ सकता है। कई बार अगर
जो डिजीज़ है अपर एब्डोमेन में मिल रहा है तो हमें उसके लिए भी साइटो रिडक्शन करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सर्जिकल प्रिपरेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल माइंडसेट इसमें लगता है कि हमें एडिशनल मिल गया। जैसे मैंने दूसरे वीडियोज़ में भी बताया कि पेरिटोनियल मेटास्टेसिस 5 मिलीमीटर से छोटे नोड्यूल्स रहेंगे तो ये सीटी स्कैन पे पिक नहीं होंगे। तो हमने स्कोप डाला सिर्फ ओवेरियन मास समझ के और वहाँ पे कुछ पेरिटोनियल मेटास्टेसिस दिख गया तो हमें आगे जाके ये साइटो रिडक्शन करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें टेक्निकल तैयारी चाहिए, पेशेंट काउंसलिंग भी हमारा वैसे ऑलरेडी किया रहना चाहिए। तो ये हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है, इतना सब कुछ प्रिपरेशन के बाद भी कई बार होता है कि हमें कंप्लीट आइडिया नहीं हो सर्जरी के दौरान और सर्जरी में हमें सरप्राइजेस मिले। हमने साइटो रिडक्शन सोचा नहीं था या हमने सोचा था कि छोटा एक्सटेंट का सर्जरी है बट काफ़ी ज़्यादा बीमारी मिल गया और शायद पेशेंट वॉज नॉट मेंटली रेडी फॉर दिस एक्सटेंट सर्जरी, या हमें ऐसा डायग्नोस मिला जहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं है और पेशेंट ये चाहता था कि फर्टिलिटी प्रिजर्व हो। तो ये थोड़े सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे 1 स्टेज में कंप्लीट ऑन्कोलॉजिकल क्लियरेंस देना या ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है। तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सेकेंड स्टेज सर्जरी जहाँ हम इतने पे ये सर्जरी रोक रहे हैं और पेशेंट को रिकवर करने के लिए चांस दे रहे हैं, उसके बाद जो हमें फाइंडिंग्स फाइनल रिपोर्ट में मिल रहे हैं हम इसको डिटेल में फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये सिनेरियो भी ना फर्स्ट सर्जरी से पहले हमें पेशेंट के साथ डिस्कस करना होता है कि अगर कुछ भी ऐसे सरप्राइज फाइंडिंग मिलता है या हमें ऐसे स्टेप करना पड़े जिसके लिए आपकी सहमति नहीं है या कंसेंट नहीं है और आप मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, तो हो सकता है कि एक सेकंड सर्जरी ज़रूरत पड़े। ये भी हमें फर्स्ट सर्जरी से पहले डिस्कस करना होता है और जो फर्स्ट सर्जरी के बाद जो फाइंडिंग्स मिलते हैं हमें इनको लेके पेशेंट के साथ डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है कि आगे हम कैसे बढ़ें, क्या इसके सेकेंड सर्जरी हो या उसके पहले कीमो दें, ये सब डिस्कशंस हमें करने पड़ते हैं। सो दोस्तों, ओवेरियन मास स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है या कई बार ये सरप्राइजेस भी दे सकता है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन और कंप्लीट काउंसलिंग के साथ हमें ये सर्जरीज को अप्रोच करना चाहिए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं, डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।